हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 3 आप लोगों का चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने इसमें पढ़ ली थी। शुरू हुआ था आपका मूलभूत आवश्यकता से, यानी कि जिनको पूरा करने के लिए आप किसी भी वस्तु का उपयोग कर रहे हो वो सारी क्या कहला रही हैं? आपकी संसाधन कहला रही हैं। ओके, संसाधनों में आपका बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, जैसे कि उनके टाइप्स, रिसोर्स जो होता है, हर वो चीज़ हमारी रिसोर्स है जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रही है, ठीक है ना। देन आपने बोला ये रिसोर्स हमें हमारे नेचर से मिल सकते हैं, इसके अलावा हम इनको लेबोरेटरीज में आपका बना सकते हैं। तो जो हमें नेचर से मिल रहा है उसको नेचुरल रिसोर्स आपका कहा जाएगा, और जिसको बनाया जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा? मैन मेड रिसोर्स कहा जाएगा, ठीक है ना। तो नेचुरल रिसोर्स जो प्रकृति से मिल रहे हैं उनको प्राकृतिक संसाधन कहा जा रहा है, और मैन मेड रिसोर्सेज जिनको हम अपनी सुविधाओं के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना रहे हैं वो सारे आपके क्या है? कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। ओके, तो इन सबको आपने पढ़ लिया था। आपने कहा कि संसाधन, अगर सारी वस्तुएं संसाधन हैं और प्राकृतिक संसाधन और आप कृत्रिम संसाधनों को विभाजित कर रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आएगा? तो वो सभी चीजें जो प्रकृति से मिल रही हैं, आपकी वायु हो गया, जल हो गया, इसके अलावा अगर आप जल के अलावा भी आप कई चीजें, जैसे आप कोल की बात कर रहे हो, पेट्रोलियम की बात कर रहे हो, मिनरल्स की बात कर रहे हो, तो सारे प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि प्रकृति से मिल रहे हैं। देन आपने बोला प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह से हम उनको क्लासिफाई करते हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है ना। यानी कि क्षय प्राकृतिक संसाधन और अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इन एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होंगे। वहीं पर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो हैं, जो एक समय आने पर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है दोनों प्राकृतिक संसाधन ही, यानी प्रकृति से ही मिलेंगे आपको। ओके, तो इन एग्जॉस्टिबल में जैसे आप सनलाइट की बात करते हैं, आप एयर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो ये सारे इन एग्जॉस्टिबल है क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होंगे, अथाह भंडार है इनका, और किसी ना किसी रूप में आपको बार बार ये मिलते रहते हैं। ओके, देन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आप कहते हैं कि सीमित मात्रा है इनकी, और सीमित मात्रा के कारण एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगे, जिनमें आप फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं कि वो भी एक प्रकार के एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मिनरल्स की बात आप लोग करते हैं, वो भी आपका क्या है? नेचुरल रिसोर्स, आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, देन हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा था, यानी जीवाश्मीय ईंधन क्या है? तो जीवों के अंशों से जो ईंधन बनेगा उसको जीवाश्मीय ईंधन कहा जाएगा, जिसमें तीन आपके मुख्य प्रकार थे, कोयला, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस। कोयले के बारे में आपने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल है एक टाइप का, धरती के अंदर से इसको निकाला जाएगा, और फॉसिल फ्यूल है चूंकि तो जीवों के अवशेषों से ये बन रहा होगा। ओके, देन आपने यहाँ पर कोल को कहा कि ये काले रंग का होता है, कठोर होता है बहुत, और फिर आपने कहा कि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है या इसके बनने की प्रक्रिया को आपका कार्बोनाइजेशन भी कहा जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है? फ्यूल की तरह इसको यूज किया जा रहा है, जैसे भोजन बनाना है, खाना बनाना है, तो उसमें इसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे आपके थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने के लिए पावर प्रोडक्शन में इसका यूज हो रहा है, कई जगह इसका यूज किया जाता है, ये आपने पढ़ा। देन आपने यहाँ पर कोयले के तीन टाइप्स के बारे में बात की थी। सॉलिड स्टेट में आपको कोक मिलेगा, लिक्विड स्टेट में आपको कोल तार मिलता है, और गैसेस स्टेट में क्या मिलती है? कोल गैस आपको मिलती है, ठीक है ना। कोक के बारे में आपने पढ़ा कि ये सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, फ्यूल की तरह यूज होगा, कई जगह पर इसका उपयोग किया जाएगा। कोल तार के बारे में आपने पढ़ा डार्क होता है, इसके अलावा थिक और विस्कस लिक्विड होता है एक आपका, जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के 200 लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 आपके केमिकल से मिलकर के बना होता है। बहुत जगह पर इसका यूज किया जाता है, इसे फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ड्रग्स मेकिंग में, या फिर आपका पेंट मैन्युफैक्चरिंग में, पेंट बनाया जाता है जहाँ, उसमें कई जगह इसका यूज किया जाता है। ओके, देन इसी से आपका नैफ्थलीन भी बनाया जाता है, नैफ्थलीन बॉल्स जो बनती हैं। कोल गैस आपका थर्ड टाइप था, जो कि कोल से कोक की फॉर्मेशन के टाइम जो गैस आपकी बन रही है उसको कोल गैस कहा जा रहा है। ओके, इसका भी उपयोग कई जगह एनर्जी सोर्स के रूप में किया जाता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोल,
हमने कोल की फॉर्मेशन देखी थी, तो कुछ प्लांट्स थे आपके जो किसी भी कारणवश धरती की सतह के नीचे आ गए, उनके ऊपर मिट्टी की कई सारी लेयर्स आ गई, आपका डिकम्पोजिशन वहां पर स्टार्ट हो जाता है, देन धीरे धीरे फॉसिल्स का निर्माण होगा और फॉसिल्स के बाद में आपका फ्यूल बनेगा, और वही फ्यूल क्या है, आप कोल की फॉर्म में उसे देखते हैं। ओके, देन पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था। पेट्रोलियम आपका क्या है, ये भी एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है। जो आपने धरती की सतह के नीचे कोल की फॉर्मेशन देखी, सेम वही फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, समुद्र तल के नीचे हो रही है, ठीक है ना, समुद्र की सतह के नीचे यही सब हो रहा है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको वहां पर, पेट्रोलियम आपको वहां से मिलेगा, ठीक है ना। देन आपने यहाँ पर पेट्रोलियम में क्या देखा कि अलग अलग उसके कंपोनेंट्स हैं, फिर हमने उसकी क्या की, रिफाइनिंग की, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन आपने देखा था, तो आपने बोला समुद्र में एक जलीय जीवन चल रहा है, किसी कारणवश वो मर गए, नीचे सतह पर बॉटम में सेटल डाउन हो गए, फिर धीरे धीरे उनके ऊपर रेत, आपका क्ले, कीचड़, मिट्टी सब कुछ आ गया, फिर वहां पर डिकम्पोजिशन हुआ, फॉसिल्स में कन्वर्जन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपका जो वो रेत क्ले सब था वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। पेट्रा का मतलब रॉक्स होता है, ओलियम मीन्स ऑयल, यानी रॉक्स के बीच से जो ऑयल को निकाला जा रहा है उसको पेट्रोलियम कहा जा रहा है। ओके, देन आपने इसकी रिफाइनिंग देखी थी, रिफाइनिंग यानी कि शोधन, जो उसके अलग अलग कंपोनेंट उसमें पाए जा रहे हैं, अगर उसमें पेट्रोल भी है, उसमें डीजल भी है, उसमें कैरोसिन भी है, तो उनको निकाला कैसे जाएगा। तो आपने कहा एक क्रूड ऑयल मिलेगा जिसको पेट्रोलियम कहा जा रहा है, कच्चा तेल, उस कच्चे तेल को हीट कराया जाएगा, अलग अलग टेम्परेचर पे आपकी अलग अलग प्रकार की उसके कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट सेशन में हमने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक गैस क्या होती है। तो जब बच्चों आपने पेट्रोलियम की फॉर्मेशन देखी थी कि पेट्रोलियम कैसे बन रहा है, उसी समय आपने ये भी कहा था कि इसी तरह से प्राकृतिक गैस भी बनती है, यानी कि दोनों की फॉर्मेशन सेम है, बस आपको प्राकृतिक गैस ऊपर मिलेंगी, जब आप खुदाई करते हैं तो पहले आपको प्राकृतिक गैस मिल जाएगी और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा। ओके, तो सीएनजी आपका कंप्रेस नेचुरल गैस हो गया, जिसके बारे में आपने पढ़ा कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है, यानी अगर आप 1 किलो जला रहे हो इसका तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, कैलोरीफिक वैल्यू इसी तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। और सीएनजी का यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने में किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन में। आप आजकल आपने गाड़ियां देखी होंगी जो जितने भी आपके ग्रीन कलर का लोगो लगा होता है गाड़ियों में और सीएनजी लिखा होता है, यानी वो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हैं। क्यों, क्योंकि ये पोल्यूट बहुत कम करती हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है ना, पोल्यूशन इनसे कम होता है, इस वजह से इनका यूज किया जाता है। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्या होता है बच्चे यहाँ पर, आपका नेचुरल गैस इज यूटिलाइज्ड एज रॉ मटेरियल, कई जगह ये रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ की तरह यूज होता है। कहाँ, द प्रोडक्शन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स, आपके बहुत सारे, वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स का मतलब क्या है, बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में इसका आपका उपयोग होता है, एंड फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों को बनाने में। ओके, तो यानी उर्वरक या फिर आपका कोई भी रसायन बन रहा है उन सभी के उत्पादन में, यानी सारे केमिकल्स नहीं, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनको बनाने में आपका नेचुरल गैस जो है उसका उपयोग किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। ओके, एंड इंडिया हैज इनॉर्मस नेचुरल गैस रिजर्व। ओके, भारत में बहुत सारे ऐसे नेचुरल गैस रिजर्व हैं। ओके, नेचुरल गैस हैज बीन डिस्कवर्ड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा इन अवर कंट्री। ओके, तो इन ये जो आपके रीजन्स हैं यहाँ पर आपका नेचुरल गैस आपको मिलती है। ओके, द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज रिस्ट्रिक्टेड, वी शुड यूज देम विद कॉशन। ओके, कोल और पेट्रोलियम का जो आपका अवेलेबिलिटी है यानी कि उपलब्धता जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि उसकी लिमिट है, वो बहुत कम जगह पर है, रिस्ट्रिक्शन उन पे हैं, तो हमें उनका उपयोग इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, या फिर आपको अति दोहन जिसे हम बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए।
द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता है पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इन इंडिया ऑफर्स टिप्स ऑन हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल व्हेन ड्राइविंग। ओके, तो पीसीआरए आपको बताता है कि कैसे जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, उस समय पर आपको पेट्रोल और डीजल को क्या करना है, रिजर्व करना है, यानी कि बचाना है उसको। ओके, चलिए आगे चलें। तो ये हमने पढ़ लिया है। नाउ एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, अगर हम फॉसिल फ्यूल को पढ़ रहे हैं तो उनके क्या क्या फायदे हैं, लाभ हैं, उनकी बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ सिंगल लोकेशन, एक सिंगल लोकेशन पर, एक ही स्थान पर ये बहुत सारी मात्रा में आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई भी फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं जैसे, तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी आपने कई कई फॉसिल फ्यूल की बहुत ज्यादा देखी है, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, तो उनको बहुत कम मात्रा में भी जलाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा हीट वहां पर बनती है, तो अच्छे फ्यूल की तरह ये यूज होते हैं। देन दे कैन बी फाउंड वेरी इजीली, आसानी से मिल जाते हैं। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ते होते हैं, आप बोल सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल एंड गैस कैन बी डन इजीली थ्रू पाइपलाइंस। ओके, पाइपलाइंस के द्वारा आप पेट्रोलियम, ऑयल को भी और गैस को भी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर आप ले जा सकते हैं। ओके, दे हैव बिकम सेफर ओवर टाइम, समय के साथ साथ ये कैसे हो गए और अच्छे सेफर आपके फ्यूल्स के रूप में देखे जा रहे हैं। ओके, डिस्पाइट बीइंग अ फाइनाइट रिसोर्स इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जैसे कि हमें बार बार बोला जा रहा है ना कि लिमिटेड क्वांटिटी है, लिमिटेड क्वांटिटी है इन सब की, लेकिन फिर भी हम इतने समय से इनको उपयोग करते आ रहे हैं और अभी भी इनकी प्रचुरता है अर्थ पर, यानी कि हम अभी और इनको यूज करेंगे तब भी ये खत्म नहीं होंगे जल्दी से, यानी कि इनकी उपलब्धता बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद हमें बहुत अच्छे से इनको यूज करना है, यानी कि बहुत ज्यादा इनको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को नोट करेंगे जो भी इसके एडवांटेजेस हैं जल्दी से। चलिए, तो जीवाश्म ईंधन एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, इन्हें बहुत आसानी से पाया जा सकता है, वे लागत प्रभावी होते हैं और पाइपलाइनों के माध्यम से तेल और गैस का परिवहन आसानी से किया जा सकता है, वे समय के साथ सुरक्षित हो गए हैं और सीमित संसाधन होते हुए भी यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ओके, देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, यानी हानि क्या क्या होगी, मतलब किसी भी चीज के अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे कुछ, तो नुकसान क्या है। फॉसिल फ्यूल इमिट्स carbon dioxide when burnt, which is a major greenhouse gas and the primary source of pollution. This has contributed to global warming. Okay, क्या कहा जा रहा है, फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को आपका इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वहां पे, जो कि आपकी क्या है, एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, जिसका इफेक्ट क्या पड़ता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग में पड़ता है। ठीक है ना, जिससे कि आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये आप पढ़ते हैं, जिसके ग्लोबल वार्मिंग के फिर आप अलग अलग इफेक्ट देखते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बरसात हो रही है तो ये सब इसी के इफेक्ट हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग के, कहीं सूखा पड़ गया है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं कुछ भी अलग अलग जो प्राकृतिक आपदाएं चल रही हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण ही आपके देखने को मिलती हैं। ओके, देन दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। अब आप कहोगे मैम आप तो कहते हो कि ये बन जाते हैं, लेकिन बनने में कितना समय लगता है, मैंने कहा लगभग 300 लाख साल से भी ज्यादा का समय लग रहा है, तो इतना समय लगेगा, और ह्यूमन एज तो कितनी है, 70 से 80 साल की है हमारी, अगर हम लाइफ देखें तो 70-80 साल की, तो उन 70-80 सालों में वो कोयला आपका रिन्यू नहीं हो रहा है, वो पेट्रोलियम दोबारा नहीं बन रहा है, वो एक बार बन चुका है और उसको बनने में लाखों वर्ष लगे हैं। अगर हम आज कहते हैं कि आज कोई पेड़ दबा है धरती के नीचे और उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है और उसका कोयला बनेगा कभी, तो वो कई लाखों साल बाद जाकर बनेगा। ओके,
तो इस तरह से उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। दैट इज वंस यूज दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ओके, एक बार यूज कर लिया जाएगा, उसके बाद ये नहीं मिलेंगे। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मेक्स द एनवायरमेंट मोर एसिडिक। ओके, तो कंबशन जो होता है, दहन जिसे आप कहते हैं, यानी बेसिकली जलने की जो प्रक्रिया होती है, तो फॉसिल फ्यूल का जो कंबशन होता है वो हमारे एनवायरमेंट को और ज्यादा एसिडिक बना देता है। ओके, दिस हैज लेड टू अनप्रिडिक्टेबल एंड निगेटिव चेंजेस इन द एनवायरमेंट। इसके कारण आपका क्या होता है, यहाँ पर एनवायरमेंट में अलग अलग प्रकार के चेंजेस आपको देखने पड़ते हैं, जैसे कि निगेटिव चेंजेस और अनप्रिडिक्टेबल। जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जो कि अनप्रिडिक्टेबल था, उसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए, तो ये सब इसी के इफेक्ट्स हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो कॉजेज फेटल डिजीजेज अमंग द पीपल। ओके, इसके कारण बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं लोगों में। फॉर एग्जाम्पल द कोल माइनर्स। हार्वेस्टिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है, जो फॉसिल फ्यूल को निकाल रहे हैं वहां से, उन लोगों को अलग अलग प्रकार की क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। द कोल माइनर्स ऑफन सफर फ्रॉम ब्लैक लंग डिजीज। ओके, जो आपके कोयले की खदान में जो खुदाई करते हैं ना, माइनर्स होते हैं जो लोग, वो इस ब्लैक लंग डिजीज से क्या हो जाते हैं, सफर करते हैं। एंड द नेचुरल गैस drillers are constantly exposed to chemicals and silica which is dangerous for their health. Okay, और जो नेचुरल गैस के ड्रिलर्स होते हैं, जो उस नेचुरल गैस को वहां से निकाल रहे हैं, वो भी केमिकल्स के और सिलिका जैसे केमिकल्स के बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहता है लॉन्ग टाइम पीरियड तक, तो इस वजह से उनको भी अलग अलग हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फॉसिल फ्यूल के, इनके बारे में आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है ना। आने वाले सेशन में हम इस पूरे चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर चलेंगे, क्या क्या उससे एमसीक्यूज आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनते हैं, ट्रू फॉल्स आपके आते हैं वो कौन से बनेंगे, इसके अलावा फिलअप्स आते हैं, वन वर्ड आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जिनकी है, वो सब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप लोग उनका आंसर करेंगे, क्योंकि चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है ना। चलिए, तो कोई भी डाउट होगा चैप्टर से रिलेटेड आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।